बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और इस टॉपिक के हवाले से हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया, और इनका जो बाकी रिमेनिंग जो हमारी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उनका भी हमने ओवरव्यू लिया। ठीक है। फिर हमने पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका हमने जायज़ा लिया। ठीक है। और फिर अक्रूवल और कैश अकाउंटिंग जो है उसको हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ऑनरशिप जो है, जो हमारी कंपनी की किसी फर्म्स के अंदर, या जो यूं कह लें कि सब्सिडरी कंपनीज जो हैं उनके हवाले से हमारी जो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट ऑनरशिप होती है उनकी क्या सूरत हाल होती है, और उनको हम अपनी फर्म्स के अंदर जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। एक तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को बनाना देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम ऑडिटर्स की रिपोर्ट को भी हम देखेंगे कि वो क्या होती है और उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की जाती है, और वो किस चीज़ की रिपोर्ट जो है एक ऑडिटर पेश करता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया कि बैलेंस शीट जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्नैपशॉट होता है जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ का एक जो है उसको डिस्कस किया हुआ होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रही होती है पूरी लाइफ को किसी भी बिजनेस के हवाले से। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसको हम जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह देते हैं। ये एक रेवेन्यू हमारी कंपनी के जो होते हैं वो, और एक्सपेंसेस जो ओवर द ईयर होते हैं वो, उनकी एक डिटेल होती है, समरी होती है। इसके अंदर हम प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या चीज़ होती है कि ये जो डिविडेंड पे करने के बाद कुछ पोर्शन हम अपनी इनकम का अपने पास जो रिटेन्ड करते हैं उसके हवाले से एक हमें जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि उसको अगर हमने बिजनेस के अंदर या पिछला जो प्रीवियस बैलेंस हमारे पास नज़र आ रहा होता है उसको हमने किस तरीके से दिखाना होता है, और डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर दिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हम लोग अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर हम बनाते हैं। तो हमारे पास जो कैश की जो एक पोजीशन होती है वो सही तरह से वाज़े नज़र नहीं आ सकती कि उसमें हमारे पास इस टाइम पे क्या कैश की पोजीशन है। अब उस कैश की जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको दिखाने के लिए या उनको समझने के लिए हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश की ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, और दूसरी होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी इसके अंदर ली जाती हैं, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं जो कैश के हवाले से होती हैं वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है।
अब हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमारी कंपनी की एक दूसरी कंपनी के अंदर, या यूं कह लें जो सब्सिडरी कंपनी होती है, उसके अंदर अगर आपकी ऑनरशिप हो, तो उसको हम किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। When a firm owns a significant portion of an other company, ठीक है ना, जिसको आप सब्सिडरी कंपनी भी कह सकते हैं, there are variety of ways in which this ownership is reflected, जिसके हवाले से हम मुख्तलिफ जो हैं तरीकाकार हैं जो हम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उनको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं कि जी, अगर पहला जो इसमें केस होता है वो ये है कि अगर आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो मोर देन 50% शेयर्स की जो है वो मालिक हो एक सब्सिडरी कंपनी के अंदर, तो फिर हम कंसोलिडेशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो यूज करते हैं। यानी कि इसमें किया ये जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग बोथ बैलेंस शीट एंड अर्निंग स्टेटमेंट्स जो हैं आर कंसोलिडेटेड, ये हम कंसोलिडेटेड बेस के ऊपर बनाते हैं। दिस मीन्स दैट द सब्सिडरी अकाउंट्स आर एडेड इनटू दैट ऑफ द पेरेंट कंपनी। ठीक है, कि जो सब्सिडरी अकाउंट्स जो होते हैं, सब्सिडरी कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, उनको हम अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, although parent company may not own 100% of the subsidiary account balances are added to that of the parent। ठीक है ना, कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पेरेंट कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी के तमाम शेयर्स की मालिक नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको एक 100% एज्यूम करते हुए हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, in order to give recognition to the fact that the parent company may not own 100% of the assets, liabilities and earnings of the subsidiary are called minority interest। ठीक है ना, इसको एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के तौर पर हम बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट दोनों में हम जो है वो इसको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट में इसको किस तरीके से दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर जो है इसमें कहता जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सिडरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि इसमें जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसमें दिखाया जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हवाले से, वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी के तौर पर हम उसको दिखाते हैं वहां पर। ठीक है, दैट इज हेल्ड एन अदर देन द पेरेंट कंपनी, जो कि पेरेंट कंपनी के अलावा होता है, पेरेंट कंपनी के शेयर्स के अलावा होता है। ठीक है, the book value of the subsidiary shareholder equity section that is owned by the outsider is recorded as a costly liability। इसको costly liability के तौर पर जो है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के तौर पर। और अर्निंग स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि अर्निंग स्टेटमेंट के अंदर जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें कोई अर्निंग या इनकम होती है उसको हम अपनी जो हमारी जो एक पेरेंट कंपनी की जो इनकम होती है उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको एक सेपरेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हवाले से डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे केस के अंदर जो है अगर कंपनी हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर्स जो है वो मोर देन 20% हो लेकिन लेस देन 50% हो, तो फिर हम उसके हवाले से इक्विटी अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें होता यह है कि द पेरेंट कंपनी विल क्लेम द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सिडरी अर्निंग दैट बिलोंग्स टू द पेरेंट, कि पेरेंट कंपनी क्लेम करती है, अपना क्लेम भिजवाती है सब्सिडरी कंपनी को। दिस विल बी इंडिकेटेड एज इक्विटी इनकम और लॉस, वो लॉस भी हो सकता है, वो इनकम भी हो सकती है। ठीक है, अर्निंग्स फ्रॉम द सब्सिडरी, और इसको हम सब्सिडरी कंपनी से एक अर्निंग के तौर पर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ नॉन कैश आइटम, ये एक नॉन कैश आइटम के तौर पर होता है और इसको हम एक्चुअली जो है डज नॉट एक्चुअली, ये हमें एक्चुअल मानों में रिसीव कैश की फॉर्म में नहीं होता, इस वजह से इसको हम नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर जो है वो दिखाते भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी के पेरेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं
वो लेस देन 20% हो सब्सिडरी कंपनी का, तो इसको हम कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर जो है हम ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द सब्सिडरी कंपनी इज रिकॉर्डेड एज अ लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म हमारे एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट के अंदर हम इसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जो है वो दिखाया जाता है। शेयर्स को जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो परचेजिंग प्राइस होती है उसके ऊपर इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या चीज है? रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली वो कहता है जी कि इज द परहैप्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एरिया ऑफ इंटायर बैलेंस शीट। ये एक इंटायर बैलेंस शीट का एक सबसे ज्यादा जो मिसअंडरस्टैंड करने वाला जो एरिया है वो समझा जाता है। दिस इज द एरिया दैट शोज द प्रॉफिट ओवर द ईयर्स, जिसके अंदर हम तमाम सालों का प्रॉफिट जो हमने डिविडेंड पे किए बगैर, डिविडेंड को के अलावा जो हमने अपने पास बचा कर रखा होता है वो इसमें डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग शोज दैट हैज लेड टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिटेन्ड अर्निंग ओवर द ईयर, ठीक है। कि इसके अंदर होता यह है कि एक बिगनिंग बैलेंस होता है, उसमें से हम नेट इनकम अगर जो हमें हुई होती है वो हम उसके अंदर जो है वो एक एड अप करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से डिविडेंड पे करने के बाद रिमेनिंग जो बच जाता है वो हम डिस्प्ले करते हैं। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, जैसे यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे ये जो हमें एक नेट इनकम हो रही है जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, इसको एक तो हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के अंदर लेके जा रहे हैं और दूसरी इसको हम जो है बैलेंस शीट के अंदर हमारा जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वहां पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर ये देखें बिगिनिंग बैलेंस लिया गया, उसके बाद नेट अर्निंग्स फॉर द ईयर आफ्टर, ठीक है ना, कि जो हमें एक नेट अर्निंग जो हमें इस साल वसूल हुई वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी, तो ये हमारे पास एक सब टोटल बन गया। इसमें से हमने जो शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड जो पे किया है वो हमने तमाम जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस एट द एंडिंग ईयर हमारे पास निकल आया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की कंसोलिडेटेड जो फॉर्म होती है इसको तमाम कंपनी के हवाले से हम यूं इस तरीके से दिखाते हैं कि इसमें तमाम जितना भी बैलेंस होता है वो, फिर उसके बाद इनकम, फिर उसके बाद डिविडेंड और फिर उसके बाद एंडिंग जो उसका जो बैलेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? इसको फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से भी स्टेटमेंट कह दिया जाता है, ठीक है। और इसके हवाले से ये चूंकि ये कैश पोजीशन बता रही होती है, ठीक है, चेंजेस इन कैश पोजीशन बेसिकली है हमें बता रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली जानते हैं कि स्टेटमेंट जो है ना वो हमें बता रही होती है कि आप जो है कैश आपके पास आया किधर से है और कैश गया कहाँ पे है। उसके लिए हमारे पास 3 एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस के अंदर, जिसमें एक होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी, दूसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो कि हमारे डे टू डे बेसिस का जो ऑपरेशन होता है उसको रन करने के लिए जो एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके अंदर हम तमाम जितने भी हमारे ऑपरेशन से मुतल्लिका मामलात होते हैं वो सारे इसमें ले लेते हैं, जिसके अंदर कैश की जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो डिस्कस की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जिसके अंदर हमने किसी किस्म की जो शेयर्स को इशू करना या पे ऑफ डेट जो होते हैं या स्टॉक से मुतल्लिका जो मामलात होते हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिसके अंदर ज़मीन की खरीदो फरोख्त और बिल्डिंग और फिक्स्ड एसेट्स वगैरह के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट हमने कहीं की होती है। अच्छा, अब इसकी जो ऑपरेशन एक्टिविटीज इसके हवाले से यहाँ पर जो आपको कहता है, ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस भी कर दिया यहाँ पर।
कि डिटेल्स ओनली विद अकाउंट्स दैट परटेन्स टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, जो बिजनेस आपका नॉर्मल जो आपकी वे के अंदर जो चलाया जाता है उसके हवाले से इसके अंदर एक्टिविटीज जो है वो डिस्कस की जाती है। क्योंकि हमारे जो एक आम जो इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसके अंदर आप बैलेंस शीट या इस तरह के भी बैलेंस शीट कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजनल जो आपने एक्सपेंसेस को शामिल किया होता है, जिसकी वजह से आपके पास एक एक्चुअल कैश की पोजीशन नज़र नहीं आती, यानी कि नॉन कैश आइटम्स भी आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिए हुए होते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर। जो है हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनके अलावा हम जो हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से जितनी भी हमारी जो शेयर्स को इशू करना, बॉन्ड्स को इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना या उनकी रीपेमेंट्स वगैरह वगैरह जो होती है वो इसके अंदर डिस्कस की जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर फिक्स एसेट्स की खरीदो फरोख्त जो है वो इसके अंदर ली जाती है, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है जिसके अंदर जो है सेम उसी पैटर्न के ऊपर जैसे हम दूसरी स्टेटमेंट्स बनाते हुए आ रहे हैं कि शुरू में टाइटल्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं और फिर उसका पीरियड जो है वो बताया जाता है, ठीक है। और फिर इसके तीनों पोर्शन को सेपरेटली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके हवाले से दो तरह के हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये इंशाल्लाह हम आगे अपने जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स को के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक जो चीज़ साथ में और ऐड की जाती है वो होती है ऑडिटर्स की रिपोर्ट। कि एडिटर्स जो होता है वो एक जो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जितना भी हमने अकाउंटिंग वर्क किया होता है उसके ऊपर वो एक अपना कंक्लूजन स्टेटमेंट जो होती है वो सबमिट करवाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है, जिसके अंदर वो बताता है कि जी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उसको किस पैटर्न पे बनाया गया है, उसके हवाले से स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो किए गए और उसकी क्या पोजीशन है, उसके हवाले से रूल्स रेगुलेशंस या मुख्तलिफ किस्म की अगर कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ें जो कि रूटीन के मामला से हट कर हों या उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चीज़ें बाज़ दफ़ा इसके अंदर जो अगर कहीं को रूटीन से हट कर होती हैं वो इसके अंदर डिस्कस की जा सकती हैं, ठीक है। अब ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट बनाने का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली जो ऑडिटर्स जो होते हैं ये हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी जो करवाने की एक पर्पसेस है और हमारी जो कंपनीज एक्ट है उसके हवाले से भी एक इसको कंपल्शन रखा गया है कि चूंकि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड सही मानों में नहीं कह लें कि एक प्रोफेशनल वे में नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को जज करने के लिए या जो कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए हमें प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट्स होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह शामिल हैं जो है उनसे हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेट करवाते हैं, जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सही मानों में शेयर होल्डर्स को सही पिक्चर जो है वो बताते हैं कि हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है या जो लॉस हुआ है उसकी क्या वजह है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो क्या एक्चुअल मानों में उतना हुआ है या फेक उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो फेक्स हैं या उसको ट्रू पिक्चर उसकी पेश कर रही हैं। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट जो होती हैं ये हमें इन तमाम मामलात को दिखाती हैं और ऑडिट करवाने के जो एक रीज़न होती है उसकी बिहाइंड के ऊपर हमारा मकसद यही होता है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है वो एक सही मानों में एक सही पिक्चर जो है वो कस्टमर्स तक, स्टेक होल्डर्स तक, शेयर होल्डर्स तक वो पहुंचाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के लेक्चर के हवाले से अगर किसी के जहन में कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो वो
डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर हम कोई जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।